नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जो माशरे में गहरा असर रखते हैं, असर और रसूख़ रखते हैं और उनकी बातों का माशरे में बहुत ज़्यादा असर होता है। मिसाल के तौर पर हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं उन मशाइख़ीन को जो हमारी रहनुमाई करते हैं। इसी तरह पॉलिटिशियंस भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, खिलाड़ी भी यहाँ पर आते हैं और दानिश्वर, शोरा, हुकूक इंसानी के जहदकारों को भी हम इस प्रोग्राम में मदऊ करते हुए उनके ख़यालात से आपको मुस्तफ़ीद करवाते हैं। तो बहरहाल आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है, यकीन मानिए कि बहुत अहम प्रोग्राम है आज का। इसलिए अहम है कि ये जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, जिन्हें हमने मदऊ किया है, वो आपको बताएगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, यहाँ तक कि आपका राशन कार्ड है, इवन पासपोर्ट है। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हिंदुस्तानी शहरियत साबित करने के लिए लाजिम है। तो इनकी क्या अहमियत है और इन्हें किस तरह एक दूसरे से लिंक किया जा सकता है और लिंक किया जाना कितना अहम है, हम अक्सर लोगों को नहीं मालूम कि फिर आधार कार्ड को पैन कार्ड से किस तरह लिंक किया जाए, फिर आधार कार्ड को फिर किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स या कोई अहम डॉक्यूमेंट से कैसे लिंक किया जाए, फिर पासबुक को यानी जो बैंक पासबुक होती है उसे किस तरह आधार से, किस तरह पैन कार्ड से लिंक किया जाए, वोटर आईडी को किस तरह लिंक किया जाए, ये हमें पता ही नहीं चलता और हम जुर्माने भरने पर यानी जो फ़ाइन होता है वो भरने पर मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कल का काम आज कर लेना चाहिए। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना जनाब मोहम्मद अब्दुल मुईद को मदऊ किया जाए, जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी है तेलंगाना मी सेवा के। तो हमने उन्हें मदऊ किया है और उनसे हम मुख्तलिफ सवालात करेंगे और ये आपके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये प्रोग्राम। तो बहरहाल बहुत-बहुत खैर मक़दम है मोईद साहब आपका हमारे अस्सलाम स्टूडियो वालेकुम में। रहमतुल्लाहि व जी, बरकातहू जी, जी। सर। तो मोईद साहब, हमने इससे पहले भी आपको तकलीफ़ दी थी कि प्रोग्राम में शिरकत करें और आपने शिरकत भी की थी और लोगों की रहनुमाई भी हुई थी। लेकिन अब ऐसे हालात हो गए हैं कि हुकूमत जो है वो वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहती है, वो फिर आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना चाहती है और इस तरह कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आधार से, पैन से लिंक करने की ज़रूरत है। एक कन्फ्यूजन है लोगों में कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो पहले जो कन्फ्यूजन है, हम वोटर आईडी को आधार से कैसे लिंक किया जाए, क्यों लिंक किया जाए, क्यों ज़रूरी है, इस बारे में आपसे सवाल करते हैं। रियाज़ साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का यहाँ पर। अभी माशरे में डॉक्यूमेंट लिंकिंग की तरफ से बहुत सा कन्फ्यूजन है। यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके रूबरू आया हुआ हूँ। मैं एक लॉयर हूँ। मैंने मेरा एलएलबी और एलएलएम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं जितना भी अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन दूँगा वो बेस्ड ऑन सर्कुलर और नोटिस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दूँगा। जी। अभी सबसे पहली बात साहब, ये वोटर आईडी कार्ड और आधार लिंक करना ये एक वॉलंटरी सर्विस है। वॉलंटरी इन द सेंस कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड अगर आधार से लिंक करना चाहते हो तो स्ट्रेट अवे आप सीईओ तेलंगाना वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवा सकते हो। या आप आपके करीबी और कोई मी सेवा सेंटर या ऑनलाइन सेंटर जाइए और आपका आधार और वोटर आईडी कार्ड लिंक कर ये कीजिए आप। जी, जी। अभी दूसरी अहम बात, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक करना। एक्चुअली लोगों में कन्फ्यूजन ये है कि कौन सा कार्ड कौन से दूसरे कार्ड से लिंक किया जाए। अब फॉर एग्जांपल पैन कार्ड ही ले लीजिए आप। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या इनकम टैक्स ऑफिशियल्स की तरफ से 2018 से बोला जा रहा है कि आपका पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें। टाइम बाय टाइम मतलब 2018 दिसंबर लास्ट डेट दिया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट आधार और पैन लिंक करने के लिए। कई कई लाखों लोग ने वो ऑलरेडी लिंक किया। उसके बाद फिर और एक साल बढ़ाया गया, उसके बाद फिर और एक साल ऐसे ही बढ़ा गया। लास्ट में 2021 ये 31 ऑफ दिसंबर तक आधार और पैन लिंक करने की डेडलाइन मुकर्रर की गई। उसके बाद भी जिन्होंने आधार कार्ड अपना एनरोल नहीं किया है, गवर्नमेंट एक पेनाल्टी के तौर पे 500 रुपया पेनाल्टी दिया था और वो 2022 जून वो 30 तक पेनाल्टी 500 रुपये का पेनाल्टी था। अभी इसके बाद 2022 जुलाई 1 से लेकर अभी 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपया पेनाल्टी है।
अगर आप लोग इस दौरान 31 मार्च के अंदर तक आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर लिंक नहीं करेंगे तो 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट या इनवैलिड घोषित किया जाएगा। ये बाज़ाब्ता सर्कुलर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। और कई लोग में कन्फ्यूजन ये है, अपने अपने बैंक में गए हैं और अकाउंट को आधार से लिंक कर लिए और समझ रहे हैं कि ऑलरेडी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ है। वो सरासर गलत बात है। अगर आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं है चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो या करीबी मी सेवा सेंटर पे जाके आपका लिंक है या नहीं है आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे आज ही पता चला कि मेरा आधार कार्ड लिंक नहीं है और मैं इसे 1000 रुपये पेनल्टी के तौर पे क्यों पे करूं। यह गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको 1 साल से मोहलत देते हुए आ रही है। अगर आप खुदा ना खास्ता अगर 31 मार्च तक अगर आप नहीं करेंगे तो अगर आप बैंक अकाउंट आपका पैन कार्ड अगर लिंक नहीं है तो बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। आपकी जो रकम बैंक में वो जमा है, अगर पैन कार्ड इनवैलिड हो गया तो आपकी रकम भी आप वहाँ से निकाल नहीं पाओगे। तो ये अदबन गुजारिश है, आप लोग अपना पैन कार्ड क्रॉस वेरीफाई कर लें अगर लिंक है या नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, जो कोई भी लोग 2018 के बाद जो पैन कार्ड बनवाए हैं ये बस आधार बेस्ड है। आधार बेस्ड इन द सेंस 2018 से पहले आपको पैन कार्ड, ये वोटर आई डी कार्ड या पासपोर्ट या एसएससी मेमो या बैंक पासबुक से आपका पैन कार्ड बन जाता था। लेकिन 2018 के बाद गवर्नमेंट ये मैंडेटरी कर दिया कि बगैर आधार कार्ड के पैन कार्ड आप बनवा नहीं सकते। तो जो लोग अपना पैन कार्ड 2018 के बाद बनवाए वो लोग का ऑलरेडी आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक्ड है, फिर भी आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, वो लोग को पेनल्टी भरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग 2018 से कबल जो पैन कार्ड बनवाए हैं आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए 31 मार्च से पहले, और जो पेनल्टी है वो जाके आप भरकर आपके कार्ड को वैलिड कर सकते हो आप। बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जनाब मोहम्मद अब्दुल मुईद ने जिस अंदाज में बताया कि पैन कार्ड की क्या अहमियत है और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की क्या अहमियत है, और वो उस अहमियत को तस्लीम करते हुए हमें चाहिए कि अपने पैन कार्ड को अगर हमने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया या आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो लिंक करवा ले, वरना फिर हो सकता है कि 31 मार्च के बाद ये बहुत ज़्यादा यानी फ़ाइन की जो रकम होगी या जुर्माने की रकम होगी वो 1000 रुपये से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। वैसे भी याद रखिए, कोई लीडर आपकी इस मामले में कोई रहनुमाई नहीं कर सकता, और मैं समझता हूं कि सिर्फ वो वोट लेने आते हैं और इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो अहम नुकात है जो आपकी शहरियत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, वो आपको कोई लीडर नहीं बताएगा। बस सिर्फ उसे वोट की फिक्र होगी और वोट के बारे में ये भी नहीं बताएगा कि वोट और आधार कार्ड को आप लिंक कर ले, वो ये भी नहीं बताएगा। वो ये भी नहीं बताएगा कि आप को राशन कार्ड की क्या अहमियत है और राशन कार्ड आपका ख़त्म कर दिया गया है तो क्यों कर दिया गया है, और राशन कार्ड की दरखास्तें कब वसूल की जाएगी, ये भी कोई लीडर आपको नहीं बताएगा। लेकिन आपको बता दूं कि सियासत टीवी और सियासत अखबार ने ख़ास तौर पर आवाम की सहूलत के लिए, आवाम को ये जानकारी देने के लिए, उन्हें बाखबर करने के लिए कि आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर लीजिए। अगर आधार कार्ड आपका अपडेट नहीं हुआ तो अपडेट कर लीजिए। अगर आपके बैंक पासबुक से आधार कार्ड लिंक नहीं है या पैन कार्ड लिंक नहीं है तो लिंक कर लीजिए। ये बताने के लिए जनाब मोहम्मद अब्दुल मुईद को यहाँ मदऊ किया है। तो बहरहाल उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में बताया कि अगर 31 मार्च तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को आप लिंक नहीं करेंगे तो फिर 1000 के बजाय कई हज़ारों रुपए जुर्माना हो सकता है। और आपने देखा है कि 8 वर्षों के दौरान आवाम का जीना हराम हो गया है, चाहे वो महंगाई हो, उनकी पॉलिसीज हो या प्रोग्राम्स हो। तो मोहित साहब, आप ये बताइए कि आपने तो पहले ये बता दिया कि वोटर आईडी और आधार कार्ड का जो है वो तो बिल्कुल रजाकाराना है, मैंडेटरी नहीं है, बल्कि वॉलंटरी है। बिल्कुल सर। लेकिन पैन कार्ड और आधार कार्ड का बहुत ज़्यादा अहमियत है। जी हाँ साहब। और एक बात ये माशरे को ये कहना चाहता हूँ साहब, जब भी कोई एक सर्कुलर आता है या नोटिस आता है, ये अखबार के ज़रिए या कोई ऑफिशियल गैजेट के तरह से आता है। जी हाँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है कोई गवर्नमेंट अपने घर पर आकर खटका मारकर बोलती नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हमें हासिल करना होता है। हासिल करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन जो अपने पास है अपने रिलेटिव्स में, अपने ख़ानदान में पहुंचाना अपनी एक जिम्मेदारी के जैसा ये समझिए आप लोग। एक बात बताइए, बैंक पासबुक है उसे भी आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है? ऑलरेडी लिंक कर चुके हैं कई लोग, अपने अपने बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट है आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की 31 मार्च 2023 तक। बैंक पासबुक से पैन कार्ड को लिंक करने का
वो ऑलरेडी हो चुके हैं सब। जी, वो ऑलरेडी जितने भी लोग हैं अब ये ऑलरेडी लिंक हो चुके हैं डॉक्यूमेंट। जी, जी। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आधार कार्ड बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट समझा जा रहा है आधार कार्ड को, और हर चीज़ के लिए आधार, आधार, आधार की बात की जा रही है। तो अब ये बताइए कि आधार को भी किसी वैलिड डॉक्यूमेंट से लिंक करने की ज़रूरत है? तब ये एक आधार का एक सेपरेट एंटिटी है फिर। जी, जी। आधार कार्ड 2016 से कबल जितने भी लोग बनाए हैं, जी, जी। इससे बोलते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट। जी, जी। हर शहरी जो कोई भी 2016 से कबल आधार कार्ड बनाया है, वो अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें। डॉक्यूमेंट अपडेट एक्चुअली दो तरह के होता है। एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट जो आपके करीबी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर अपडेट कर लें, या ऑनलाइन आप यूआईडीआई के वेबसाइट में जाकर आप खुद भी कर ले सकते हो, या अपने करीबी मी सेवा सेंटर या ऑनलाइन सेंटर पे जाके आप कर सकते हो। अभी एक आधार अपडेट क्या क्या चीज़ है? डॉक्यूमेंट अपडेट 2016 से कबल कोई डॉक्यूमेंट दिया नहीं गया था आधार कार्ड ये बनाने के लिए। अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि ये आधार कार्ड को पुख्ता करे। जी, जी। अभी आपके पास अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, या आपके पास पासपोर्ट है, या आपके पास बैंक की पासबुक है, कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट है, आप अपने करीबी ऑनलाइन सेंटर जाइए, मी सेवा सेंटर जाइए या यूआईडीआई जाइए और डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए बोलिए। ये डॉक्यूमेंट अपडेट करने से क्या है, आपका आधार पुख्ता बन जाएगा। अभी यूआईडीआई की तरफ से भी एक गैजेट नोटिफिकेशन आया है, अगर आप लोग अगर डॉक्यूमेंट अपडेट अगर नहीं करेंगे तो आपका आधार कार्ड भी सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई अभी फिलवक्त ये वो कोई एक डेडलाइन नहीं है। लेकिन मेरी आप लोगों से एक इल्तिजा है, अभी ये स्टार्टिंग वक्त है, आप लोग जाइए और सबसे पहले अपना आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट अपडेट करवा ले। ये जैसा एग्जांपल बता रहा था मैं आपको कि ये पैन कार्ड का 2018 से गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको लिंक कर लें, लेकिन आज तक लाखों लोगों ने लिंक नहीं किया है। अभी 1000 रुपये पेनल्टी है, वो भी 31 मार्च तक। सेम चीज़ अगर आपको आधार कार्ड में 1-2 साल के बाद अगर बोल दी जाएगी कि अगर आपको आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो इतनी अगर फीस भरना है, तो आपको भरना लाजिम पड़ेगा। इसीलिए अभी आपके करीबी सेंटर पे जाइए आप और अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कर लीजिए। एक बात बताइए, आधार कार्ड अपडेट करने की आपने बात बताई है। आधार कार्ड किसी वैलिड डॉक्यूमेंट से अपडेट करना है, या मिसाल के तौर पर फ़ोन नंबर नहीं है तो उसे अपडेट करा लेना चाहिए, या फिर किसी वैलिड डॉक्यूमेंट से अपडेट कराना चाहिए? आप एक अहम सवाल पूछे हैं सर, बिल्कुल जायज़ सवाल है ये। जी। आधार कार्ड, अब मैं जो डॉक्यूमेंट अपडेट की बात कर रहा था मैं, और एक पॉइंट मिस हो गया था मैं। हाँ। अगर आपने आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस, ये 3 कोई अगर मॉडिफाई किया है या वो चेंज किया है रिसेंट एक 4-5 साल कबल, तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खाली मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं, या खाली अपना बायोमेट्रिक अपडेट जो फेस जो चेहरा आपका चेंज करने का होता है, बायोमेट्रिक अपडेट अगर करें हैं, तो आपको लाजिम डॉक्यूमेंट अपडेट कराना ज़रूरी है। और जो कोई भी 2016 के बाद आधार कार्ड बनवाए हैं, वो लोग को ये डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना ये ज़रूरी नहीं है। और एक जैसा रियाज साहब आप बात कर रहे थे कि कई आधार कार्ड में खाली ईयर ऑफ बर्थ है। जी हाँ। आपको ये बात बोल दूं कि आपका जो डेट, मंथ और ईयर है आधार के डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी फीडेड है। जी। अगर आप लोग आपके करीबी ऑनलाइन सेंटर में जाइए, या आपका अगर मोबाइल नंबर ऑलरेडी अपडेट है, तो फिर से एक बार आप आधार डाउनलोड कर दीजिए, आपका डेट, मंथ और ईयर ऑटोमेटिकली वो आधार कार्ड में आ जाएगा। अच्छा, मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए क्या करना होगा? मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए आप करीबी एनरोलमेंट सेंटर पे जाइए, आप खाली विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, आप खाली ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाइए और मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हो आप। जी, जी। कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत कोई नहीं? डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। और एक आधार के एक अपडेट दे दूँ, आपका नाम ज़िंदगी में खाली 2 बार चेंज किया जाएगा आधार कार्ड में। जी, जी। आपका डेट ऑफ बर्थ बस एक टाइम चेंज कर सकते हो आप। आपका जेंडर मतलब मेल या फीमेल को एक ही बार चेंज कर सकते हो। एड्रेस चेंज करने के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप एक 40-50 बार भी आप अपडेट चेंज कर सकते हो आप। जी, जी। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, नेम कैन नॉट बी चेंज मोर देन ट्वाइस। और आपका डेट ऑफ बर्थ बस एक ही बार चेंज कर सकते हो। ये जहन में रखकर जो कुछ भी काम करना है आप कर सकते हो। फ़ोन नंबर कितनी मरतबा चेंज कर सकते हैं? फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस कोई लिमिट नहीं है सब इसका, आप जितने बार बोले उतने बार चेंज कर सकते हो आप। जी, जी। बहरहाल नाज़रीन, फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिंक नहीं करेंगे 31 मार्च तक,
तो हो सकता है कि हज़ारों रुपये जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ये बहुत अहम बात है। सियासत टीवी आप तक ये पहुंचाना चाहता है, आपको जुर्मानों से बचाना चाहता है। इसलिए बात मैं कह रहा हूं कि अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा लीजिए, अपने वोटर आईडी कार्ड को आप आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पासबुक को यानी अकाउंट, बैंक अकाउंट जो है उसे भी आधार कार्ड से और पैन कार्ड से लिंक करवा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगी और आप देखेंगे कि हालात किस तरह बदल रहे हैं और कैसे हालात हो रहे हैं। यहाँ पर मजहब की बुनियाद पर सीए जैसा कानून मंजूर किया जा सकता है तो आगे क्या नहीं किया जा सकता, ये सोचिए और सोचकर अपने हर डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, हर डॉक्यूमेंट को बिल्कुल बेदाग रखिए और जो हम आपको बता रहे हैं वो ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बात अहम है मोहित साहब, अब्दुल मोहित साहब, वो ये है कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा उलझन पाई जाती है कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें और हो सकता है यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, बल्दिया जाओ, हॉस्पिटल जाओ, मी सेवा जाओ, ई सेवा जाओ, इस तरह की बातें होती है। तो आप ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर करें तो बेहतर रहेगा। अब ये 2022 जून के बाद एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया हुआ है जीएचएमसी में जी। हर हॉस्पिटल को ये बता दिया गया है, ये नोटिस दे दिया गया है कि किसी का भी बर्थ होगा या डेथ होगा, ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्यूमेंट तभी का तभी अपडेट कर दे। और ये पहले वो शहरी पर था कि एक वो जीएचएमसी ऑफिस जाना है या हॉस्पिटल के चक्कर ये लगवाना है, ये लेकिन अभी वैसा नहीं है। ये हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बर्थ या डेथ अगर हॉस्पिटल में अगर हुआ है तो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 1 या 2 दिन में जीएचएमसी की वेबसाइट पे जाके वो लोग अपडेट वो करें। और उसके बाद आप 2-3 दिन के बाद आपके करीबी मी सेवा सेंटर जाइए और वहाँ से आपका बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट जो लेना है ले सकते हैं आप। ये अमूमन ये देखा जाता है कि जब बर्थ होता है हॉस्पिटल में तो बच्चे का नाम रखा नहीं जाता है विदाउट चाइल्ड नेम। आपका हॉस्पिटल वाले की जिम्मेदारी है कि खाली वालिद वालदा का नाम डालकर वो बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट कर दें। उसके बाद आप मी सेवा सेंटर में जाकर आपके बच्चे का नाम, चाइल्ड नेम इंक्लूजन आप तभी करवा सकते हो। जी। और इसको एक 3 से 4 घंटे का वक्फा ये लगता है चाइल्ड नेम इंक्लूजन करके देने के लिए। और एक दूसरा पहलू है घर में पैदा होना और घर में किसी का डेथ हो जाना। अभी अगर घर में अगर किसी का डेथ हो गया है, इसकी भी जीएचएमसी की सर्विस मी सेवा के द्वारा की जा रही है और ये बहुत आसान तरीका है। आप अपने जो खबरस्तान से एक जीएचएमसी की एक रिसीट निकलती है, वो रिसीट और जो डिजीज है, जो आदमी मर गया है, उनका आधार कार्ड, जो अप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहे हैं या सन, डॉटर या वाइफ, उनका आधार कार्ड और एक नोटराइज एफिडेविट लेकर आप करीबी मी सेवा सेंटर जाइए और वहाँ पर आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको जीएचएमसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका भी आपको ये 3 या 4 घंटे में आपको डेथ सर्टिफिकेट, होम डेथ सर्टिफिकेट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। पहले का जैसा हर दफ्तर में जाना, भागम दौड़ी कहीं पर नहीं है। करीबी मी सेवा सेंटर पे जाइए और मैक्सिमम एक 50 रुपये के उसमें अब वो आपको डेथ सर्टिफिकेट उसी रोज़ आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मोहम्मद अब्दुल भाई साहब, ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा है कि घर में जो पैदाइश होती है, घर में जो मौत होती है, डेथ होता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो आपने तरीका बताया है कि किस तरह बर्थ सर्टिफिकेट निकाला जाए, किस तरह डेथ सर्टिफिकेट निकाला जाए जी। तो आप ये बताइए कि जो लोग इंतकाल कर चुके हैं, 10-15 साल हो चुके हैं और उनका डेथ सर्टिफिकेट हम निकालना चाहते हैं तो किस तरह निकालें? इसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है जी। अगर किसी का डेथ हो गया घर में और 1 साल क़ब्ल हुआ है तो उसका तरीका भी ये समझाता हूँ आपको। आप अपने करीबी मी सेवा सेंटर जाइए, वहाँ पर एक नॉन अवेलेबिलिटी डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए। नॉन अवेलेबिलिटी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लेना है आपको? बरियल ग्राउंड सर्टिफिकेट, उसके बाद डिसीज्ड का आधार, एप्लीकेंट का आधार और कोई एक राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या कोई भी एक डिजीज के ताल्लुक से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर वैलिड डॉक्यूमेंट है और एक नोटराइज्ड एफिडेविट, वो देकर आप नॉन अवेलेबिलिटी डेथ सर्टिफिकेट ये निकलवाइए। उसके बाद नॉन एबिलिटी डेथ सर्टिफिकेट आने के बाद लेट डेथ वो रजिस्ट्रेशन करना है। वो लेट डेथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मी सेवा में आइए। मी सेवा में आकर आप एप्लीकेशन डालिए। वो एप्लीकेशन लेके जाकर आप हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस में सबमिट कीजिए। ये मैं हैदराबाद के सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ। वो डिस्ट्रिक्ट का फिर कुछ एक अलग वो तरीका है। एक बार हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस में देने के बाद वो फिर से वो डॉक्यूमेंट मंडल ऑफिस भेजेंगे। मंडल ऑफिस से आपके घर पर वेरिफिकेशन होगा, वहाँ से एक रिपोर्ट ये कलेक्टर ऑफिस जाएगी। उसके बाद आपका लेट डेथ रजिस्ट्रेशन
बनकर मी सेवा से एक प्रोसीडिंग वो निकलेगी। बेस्ड ऑन द प्रोसीडिंग और नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट आपका डेथ सर्टिफिकेट वो निकलेगा। इसको अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.5 से 2 महीने का वक्फा लग सकता है। खर्च कितना आता है इसका? खर्चा अप्रॉक्सीमेटली देखिए आपको एक 400-500 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन क्या है थोड़ा ये लंबा वक्त लगता है, 1.5 से 2 महीने का। सेम थिंग रिलेटेड टू बर्थ, अगर आपका लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन करने का है तो आप आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लाइए और आपका आधार कार्ड लाइए और आपका मदर फादर का आधार कार्ड लाकर नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मी सेवा में अप्लाई कीजिए। उसके बाद सेम तरीका जो लेट डेथ का है सेम बर्थ का भी वैसे ही है। पहले फाइल आप कलेक्टर ऑफिस में सबमिट करना है, फिर वहाँ से मंडल ऑफिस आएगी, फिर मंडल ऑफिस से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको लेट बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। आप ये बताइए कि अक्सर जो दरमियानी लोग होते हैं या बीच के जो लोग होते हैं, दलाल होते हैं, एजेंट हजरात होते हैं, तो उनसे किस तरह बचा जाए? देखिए साहब, इनसे बचना, आपके पास अगर इसकी ऑफिशियली जानकारी है और सही जानकारी है तो एक काम आप खुद कर सकते हो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको तो पता है माशरा अपना वो कैसा है, ओके, जैसे बोले वैसा पैसा लूट लेंगे। लेकिन आपको एज ए सिटीज़न आपको अपडेट रखना है कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन सा नहीं। जी जी। ओके, सो डिपेंडेंसी किसी और पे रहने के बदले में अगर आपको थोड़ा नॉलेज अगर गेन कर ले आप, तो आपके लिए बेहतरी होगी। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर जो लोग हैं बहुत ज़्यादा आज बेचैनी पाई जाती है राशन कार्ड्स को लेकर। कई लोगों के राशन कार्ड से मनसूख कर दिए गए हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया है, राशन कार्ड का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। तो आप ये बताइए कि चूँकि आप बहुत करीब नज़र रखते हैं इन चीज़ों पर, तो ये बताइए कि राशन कार्ड के लिए जो नई दरखास्तें हैं वो कब से कबूल की जा रही हैं? सर, जो रिसेंटली असेंबली हुआ था उसमें भी जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी या 1 या 2 महीनों में फिर से नए राशन कार्ड डालने के लिए फॉर्म्स ओपन होंगे मी सेवा के थ्रू। तो आप ये अपडेट का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह 1-2 महीने में फिर से नए राशन कार्ड डालेंगे। ओके, जो फिर सेम प्रोसेस जो मी सेवा से ही होता है। तो आप एक बार गवर्नमेंट की तरफ से अगर अपडेट आ गया तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बता दिया जाएगा। जी जी, बहुत अच्छी बात कही है। तो बहरहाल नाज़रीन, फिर याद मैं आपको दिलाता हूँ कि देखिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड को ज़रूर लिंक कर लीजिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के साथ साथ आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर लीजिए। इसी तरह पासबुक और पैन कार्ड को और पासबुक और आधार कार्ड को लिंक कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है कि ये आपकी शहरियत का सवाल है, ये आपके हिंदुस्तानी होने का सवाल है। और आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि हालात किस तरह करवट बदल रहे हैं और मजहबी बुनियाद पर शहरियत तरमीमी कानून जैसे बिल मंजूर किए जा रहे हैं, जो कि गैर दस्तूरी है। पूरे चैलेंज के साथ हम कह सकते हैं गैर दस्तूरी, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, उसके बावजूद भी मजहब की बुनियाद पर इस तरह के बिल मंजूर किए जा रहे हैं। और तो वैसे भी अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है सीए के बारे में, ये एक अहम बात है। लेकिन जहां तक आधार कार्ड का सवाल है, वोटर आईडी कार्ड का सवाल है और पैन कार्ड का सवाल है और यहां तक कि पासबुक का सवाल है, पासपोर्ट का सवाल है, ये चीजें बहुत ही वैलिड डॉक्यूमेंट की हैसियत रखते हैं, इसलिए अपने पास ये डॉक्यूमेंट रखिए। तो बहरहाल हमारे मोहित साहब, आप ये बताइए कि जिस तरह लोगों में कंफ्यूजन पाया जाता है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम या फिर? मैं ये बात बहुत देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप जब से आया है फेक न्यूज़ बहुत फैल रही है। जी जी। ओके, फेक न्यूज़ ये सबसे पहले इसको ब्रेक करना है। इसको कोई भी अगर आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आ गया या कोई वीडियो आ गई, इसकी तस्दीक कर ले, जाके कंसर्न वेबसाइट पे जाएं और उसके जो अगर कुछ ऑर्डर्स है या सर्कुलर्स है उसको पढ़े, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। अभी अपना क्या हो गया, जैसा अगर कोई वीडियो आ गया व्हाट्सएप पे, सबसे पहले सुनेंगे भी नहीं, लेकिन सबसे पहले व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देंगे पूरे ख़ानदान में। पहले आप ये सुनिए, ये समझिए, उसके बाद ऐसे प्रोग्राम रखने से साहब ये सही इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचेगी। जी जी। और एक अहम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पास आउट करना चाह रहा था मैं, अभी देखिए, अभी तेलंगाना में एमसेट, आईसेट जितने भी सेट्स हैं अभी स्टार्ट हो रहे हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अभी एमसेट है 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। एमसेट है, आईसेट है, लॉ सेट है, नीट है, जेई है, मेंस है, वो सब कुछ है। इसके लिए आप लोगों को अहम दस्तावेज सच एज इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आप और ईबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकालना है। अभी ये देखा जा रहा है हमारे मी सेवा में कि लास्ट टाइम पर लोग आकर बोलते हैं कि हमें ये इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और आज या कल चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन 7 से 10 डेज, 7 to 10 डेज़ का होता है, मतलब 7 वर्किंग डेज़ का होता है, मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ लगा लीजिए आप।
मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आप लोग से कि अभी से आप लोग इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लें। लास्ट मोमेंट तक नहीं रहे। आज अप्लाई करने से आपको इनकम सर्टिफिकेट एक 10 दिन लगेंगे मिलने तक। वही कास्ट सर्टिफिकेट के लिए 1 महीना पूरा लगता है। वो EWS सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपको 20 से 25 दिन का वक्फा लगता है। इसलिए अभी से आप स्टार्ट कीजिए तो आपको लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही प्यारी बात आपने कही है। देखिए, जो इनकम सर्टिफिकेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, और ख़ासतौर पर स्कॉलरशिप्स के लिए, और जैसा कि आपने कहा कि नीट के लिए, एमसेट के लिए और दूसरे जो मुसाबिकती इम्तिहानात होते हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत अहमियत रखता है। और उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट यानी ज़ात पात का जो सर्टिफिकेट होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ख़ासतौर पर जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं उन्हें इकनॉमिकली बैकवर्ड सर्टिफिकेट BCE वो आप निकाल लें। और ख़ास तौर पर जो सैयद हैं, जो पठान हैं, जो मुग़ल हैं, जो मिर्ज़ा हैं, जो इस तरह आप देखेंगे कि हुकूमत ने जिन्हें रिजर्वेशन से महरूम कर दिया है, तो ऐसे लोग EWS सर्टिफिकेट यानी इकनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। फिर आपसे कह रहा हूँ कि इकनॉमिकली बैकवर्ड जो हैं आप उसके हिसाब से तो BCE सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर निकाल लीजिए। फिर आप उसके दूसरा आप देखें इकनॉमिक सर्टिफिकेट है वो ज़रूर निकाल लीजिए, और EWS सर्टिफिकेट ज़रूर निकालिए। और ये निकालना मत भूलिए, क्योंकि ना सिर्फ ये स्कॉलरशिप्स के लिए बल्कि मुसाबिकती या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जी अब ये और एक अहम बात ये आपसे वही उसी ताल्लुक से जोड़ना चाह रहा हूँ मैं जी। जो JEE मेंस है हाँ। और नीट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स है। हाँ। ये देखा जा रहा है कि कई लोग BCE सर्टिफिकेट वो निकालते हैं और JEE मेंस में और या नीट के एप्लीकेशन में OBC बोलकर लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। BCE बस तेलंगाना बेस्ड रिजर्वेशन है, जो 4% रिजर्वेशन है, खाली तेलंगाना बेस्ड वो रिजर्वेशन है। जो एमसेट, आईसेट, लॉसेट जितने भी जो तेलंगाना के सेट्स है उसमें काम आ जाएगा। ये OBC में काम आता नहीं है। OBC में नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से बस मुसलमान के 4 ज़ात इंक्लूड हैं। फॉर एग्जांपल कुरैश OBC बोला जाता है, जो लद्दाफ हैं उनको ये OBC है, और पिंजारे है और मेहतर है। ये 4 ज़ात जो है वो OBC में ये मुसलमान OBC में कहलाए जाते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो कोई भी BCE सर्टिफिकेट तेलंगाना से निकाले हैं वो अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं OBC नेशनल लेवल में आता हूँ, जो बिल्कुल गलत बात है। तो फिर क्या करना चाहिए? BCE वो लोग को EWS निकाल ले बेहतर है। EWS निकाल ले बेहतर है, या जनरल कैटेगरी में आएंगे। जी। इकनॉमिकली वीकर सेक्शन में निकाला है, जो 10% रिजर्वेशन नेशनल कोटा में है। तो कोई असर नहीं पड़ेगा उसका, BCE पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। BCE में कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। टाइम ऑफ एडमिशन बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वो नेशनल लेवल का है ये। जी। तो बहरहाल देखिए, कोई ज़्यादा खर्च होने वाला नहीं है। अगर आप इस तरह यानी गैर मुतालिक रहेंगे, उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे और इजी ले लेंगे तो बहुत मुश्किल होंगी। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।